Hey everyone, very good evening to all of you. So this is Mahima, your biology educator, and today's class we are going to cover our next topic, that is Mendelian disorder from chapter Principle of Inheritance and Variation. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था और अबाउट टू एंड है ये हमारा चैप्टर. इसमें हमारे पास दो ही टॉपिक बचे हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो आज हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें क्या होगा, म्यूटेशन आएगी. ठीक है, जिनमें क्या होगा, म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन या चेंजेस आएंगे इन अ सिंगल बेस पेयर और टू बेस पेयर. ठीक है, टू और सिंगल बेस पेयर. ठीक है, एक या एक से ज्यादा बेस पेयर में भी चेंजेस आ सकते हैं. तो ऐसे डिसऑर्डर्स को आप क्या बोलोगे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलो. ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमारे फर्दर डिवाइडेड है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी. सबसे पहले हमारे पास हीमोफीलिया, देन नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया, देन हमारे पास क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अलावा थैलेसीमिया, एंड हमारे पास लास्ट क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस. ठीक है, इन सभी डिसऑर्डर्स को हमने डिटेल में स्टडी करना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं. ठीक है, इन पे से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाता है. तो बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ आपके ये कितने 5 डिसीज है. ठीक है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस. चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम हीमोफीलिया से. हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या है आपके पास कि ये एक ऐसा डिसीज है जिसमें कोई भी जो आपका डिफेक्ट होगा वो किस पे होगा, सेक्स क्रोमोसोम पे होगा, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पे होगा मेरी. ठीक है, कौन से क्रोमोसोम अफेक्ट होता है? एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होता है. वाई क्रोमोसोम यहाँ पर अफेक्ट नहीं होता है. डिसऑर्डर किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे आता है, इसलिए हम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर भी बोल देते हैं. और रिसेसिव जीन जो है आपकी, रिसेसिव जीन रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूटेशन या आपका डिसऑर्डर कॉज करवाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. दिस डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिसीज. इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे पहली बार सबसे फेमस और रॉयल फैमिली में आपका ये डिसीज जो है वो पाया गया था, दैट इज क्वीन विक्टोरिया. हमारी क्वीन विक्टोरिया थी. क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर थी इस डिसीज की, कैरियर थी फॉर दिस डिसीज. एंड अगर ये कैरियर थी तो इन्होंने क्या कर दिया, अपने सन को ट्रांसमिट कर दिया, अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट कर दिया था ये डिसऑर्डर. ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग्स में इनको डिसऑर्डर को ट्रांसमिट कर दिया था और इसी की वजह से ये सबसे पहली बार इनमें देखने को मिला था, रॉयल फैमिली में देखने को मिला था. हेंस दिस डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज रॉयल डिसीज. इसमें होगा क्या, आपका जो एक्स क्रोमोसोम है, आपका जो एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम के पास, एक्स क्रोमोसोम के पास क्या होती है, जीन होती है. एक्स क्रोमोसोम के पास एक जीन होती है और इस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है. इस जीन में म्यूटेशन आने की वजह से बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. उनमें से जो 8th नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो 8th नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है. उसका प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, या ये कह सकते हो आप कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस होता है. बॉडी में नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है
जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर 8 था, ठीक है। पहले वो फंक्शनल था, अब वो नॉन फंक्शनल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि कोई काम नहीं करेगा। अगर ये फंक्शनल नहीं रहेगा तो आपको पता है कि हीमोफीलिया या जो आपका बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर आपके कैसे होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ये जनरली इनएक्टिव होते हैं और एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हुए क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। अब सपोज करो कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, इनएक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिवेट ही नहीं हुआ, आपका इनएक्टिव रह गया, तो आगे के फैक्टर्स भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और फाइनली क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्लॉट नहीं बनेगा। तो इवन एक छोटा सा कट भी अगर आपको लगेगा, माइनर कट भी अगर होगा, तो ये माइनर कट से भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इस माइनर कट से भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी और ब्लड लॉस की वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कॉज हो सकती है, इवन डेथ भी कॉज हो सकती है किसी भी ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, बहुत सिंपल चीज है। हीमोफीलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ये किसको हुई थी, क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहली बार देखने को मिली थी, वो इसकी कैरियर थी एंड उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दी थी, हेंस दिस डिसीज इज नोन एज रॉयल डिसीज। ये जो डिसीज है आपके एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट करता है, एक्स क्रोमोसोम में जो जीन है आपकी, उस क्रोमोसोम में जीन में म्यूटेशन आ जाएगा, म्यूटेशन आने की वजह से जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर है आपका, उसमें वो उसका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा या वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। अगर वो नॉन फंक्शनल या इनएक्टिव रहेगा तो आपके अदर क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और क्लॉट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्लॉट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तो अगर एक इवन माइनर कट भी होगा, वो माइनर कट भी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि क्लॉट का तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी और आपका ब्लड लॉस जो है वो होता रहेगा, ठीक है। इस केस में आपको ध्यान दो कि दो क्रोमोसोम होते हैं, एक मेल के पास XY होता है, फीमेल के पास XX होता है, XX होता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी है ज्यादा डिसीज होने की, सपोज करो ना, अगर मान लो कि मेल के एक्स क्रोमोसोम पे ये डिसीज हो गया या डिसऑर्डर हो गया आपका, तब तो डेफिनेटली ये कैसा होगा, डिसऑर्डर्ड मेल हो जाएगा, इसके पास तो कोई और चांस नहीं है। बट फीमेल में अगर एक ही क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ, एक क्रोमोसोम के अफेक्ट होने से ये तो कैरियर बन जाएगी, ये कैरियर बन जाएगी। अगर दोनों अफेक्ट होंगे तभी आपका क्या होगा, ये डिसऑर्डर फीमेल मानी जाएगी, दोनों अफेक्ट होने से तभी आपकी डिसऑर्डर फीमेल मानी जाएगी, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जो आपके मेल्स हैं, मेल्स का ज्यादा नंबर अफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल्स के पास एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है और एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम पे अगर डिसऑर्डर या वो सिंगल एक्स क्रोमोसोम आपका अफेक्ट हो गया तो डिसऑर्डर कॉज हो ही जाएगा। वेयर एज फीमेल के पास चांस होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट है तो वो अभी कैरियर है, वो डिसऑर्डर नहीं, ठीक है, क्लियर। तो मोर 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 मेल्स आर अफेक्टेड, इस डिसीज में ज्यादा नंबर ऑफ आपके मेल्स जो है वो अफेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया की अगर मैं बात करूं तो सिकल सेल अनीमिया में क्या है आपके पास, इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। कैसा डिसऑर्डर है ये, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि अब जो आपका डिफेक्ट होगा, म्यूटेशन होगी, वो कौन से क्रोमोसोम्स पे होगी, ऑटोसोमल्स पे होगी, ऑटोसोम्स पे होगी, ठीक है। तो हेंस दिस इज नोन एज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें होगा क्या, म्यूटेशन कॉज होगी सिंगल जीन, म्यूटेशन अकर इन अ सिंगल जीन, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का जो सिक्स्थ नंबर होता है, उस पर एक कोडोन प्रेजेंट होता है, दैट इज GAG।
जो कि आपका कॉर्ड करता है ग्लूटामिक एसिड को। हमने लास्ट क्लास के इसमें इसके बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो हीमोग्लोबिन का जो सिक्स्थ कोडोन है, सिक्स्थ वाला पोजीशन है, सिक्स्थ पोजीशन पे कोडोन होता है GAG। ये GAG आपका रिप्लेस हो जाता है किससे? GUG से, दैट इज वेलाइन। किससे रिप्लेस हो जाएगा? GUG से, जब mRNA बनता है। ठीक है, जब mRNA बनेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? GAG जो है ये आपका GUG से रिप्लेस्ड हो जाएगा। A रिप्लेस हो गया आपका U से, तो ये ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया आपका वेलाइन में। अब ये जो वेलाइन है इसकी वजह से सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। जनरली ब्लड सेल्स आपके कैसे होते हैं? ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? बाइकनकेव इन शेप, बाइकनकेव इन शेप होते हैं। बट ये चेंज होकर वेलाइन की वजह से ये कैसे हो जाएंगे? सिकल शेप में हो जाएंगे, सिकल सेल शेप हो जाएगी। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से इनकी शेप कैसे हो जाएगी? बाइकनकेव से इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर जो है इनका बन जाएगा। इसकी वजह से होगा क्या? ये इलोंगेटेड सा सिकल सेल स्ट्रक्चर बन गया। तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनने की वजह से सेल्स जो है, सेल्स कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज, सेल्स कैन नॉट पास थ्रू नैरो कैपिलरीज। ठीक है, नैरो कैपिलरीज से पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज जो है blood capillaries are clogged। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो है आपकी वो क्या हो जाएंगी? क्लॉग्ड हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल है आपका। क्या हो रहा है सिकल सेल अनीमिया के केस में? सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें सिंगल जीन में क्या आएगी? म्यूटेशन आएगी। अफेक्ट कैसे दिखाओगे आप? इसमें दिखाओगे कैसे कि ये HB है आपका, HbA अगर है, HbA अगर है तो ये नॉर्मल है। HbS अगर है तो ये डिसऑर्डर है। ये क्या है आपका? नॉर्मल है। S लग गया तो ये आपका डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशन बनेंगी? HbA ये तो कोई नॉर्मल इंसान हो गया, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हो गया। HbS ये कैसा हो गया? डिसऑर्डर हो गया। HbA ये क्या है आपका? कैरियर है। ये कैसा है आपका? कैरियर है। इसको डिसऑर्डर नहीं है। जब दोनों आपके हीमोग्लोबिन पे क्या होंगे? SS दिखाए होंगे, दैट मीन्स कि वो डिसऑर्डर कंडीशन है। ठीक है, तो HbA नॉर्मल हो गया। HbS क्या हो गया आपका? डिसऑर्डर हो गया। एंड HbA या HbA या HbS आपका क्या हो जाएगा? कैरियर हो जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये डिसीज? पॉइंट म्यूटेशन, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, दैट इज GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG। ठीक है, GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG। कहा? सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बना होता है आपका, अल्फा और बीटा। दो अल्फा की होती है, दो बीटा की होती है। ठीक है, तो जो बीटा वाली चेन है उसका जो सिक्स्थ पोजीशन होगा, उस सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड वेलाइन से रिप्लेस हो जाएगा। GAG जो है आपका रिप्लेस हो जाएगा GUG से। इसको मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही चीज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पूछी जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी ग्लोबुलिन चेन में इफेक्ट हो रहा है, और क्या कौन सा अमाइनो एसिड और कौन सा कोडोन चेंज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इनसे आप क्रॉसेस भी कर सकते हो। अगर आप इनका क्रॉस करके देखो तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। सपोज करो HbS ये था, और एक कंडीशन आप ले लो
कुछ भी ले लो, HbA HbS ले लो, इनका पनेट स्क्वायर बनाकर क्रॉस कर लो, क्या आएगा HbA HbS, यही आएगा। दूसरे में क्या आएगा HbS HbS, ठीक है। इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो HbA HbS, एंड इसको इसके साथ कराओगे तो HbS HbS। तो 50% चांसेस हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो डिसऑर्डर्ड ऑफस्प्रिंग होगा, 50% चांसेस हैं कि वो कैरियर होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्रॉस को करोगे, किसी को क्रॉस कराओगे, कोई भी ये लेकर, ये कंडीशन लेकर, इसको इसके साथ करा लिया, इसको इसके साथ करा लिया, ये डिफरेंट कंडीशन लेके, या दोनों ही कैरियर ले लिए, दोनों ही क्या ले लिया आपने कैरियर, HbA HbS HbA HbS, इसको करोगे तो HbA HbA आएगा, HbA HbS आएगा, HbA HbS आएगा, एंड HbS HbS आएगा, ठीक है। तो 25% चांसेस है कि ये क्या होगा, डिसऑर्डर्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, 25% चांसेस है कि वो नॉर्मल होगा, और 50% चांसेस है कि वो कैसा होगा, कैरियर, ठीक है। तो कोई भी कंडीशन ले लो और उस कंडीशन के हिसाब से आप क्रॉस करा लो। ऐसा कुछ भी एग्जाम में आ जाता है, कोई भी क्रॉस करना है आपको, कंडीशन दे दी है कि दोनों कैरियर है, बताओ कितने परसेंट चांसेस होंगे डिसऑर्डर्ड मेल या फीमेल आने की, ठीक है। डिसऑर्डर आने वाले के कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग के चांसेस होंगे, तो 25% चांसेस होंगे। चलिए, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जनरली आपकी बॉडी में क्या होता है, फिनाइल एलेनाइन नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलेनाइन प्रेजेंट होता है। ये फिनाइल एलेनाइन जो है ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन। तो जो फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, ये एक एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से होता है, दैट इज फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज है आपका, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो जीन प्रेजेंट होती है, जो जीन प्रेजेंट होती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, वो जीन आपकी उसमें क्या आ जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। इस जीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। अब अगर इस जीन में म्यूटेशन हो गया तो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो फिनाइल एलेनाइन है आपका, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है तो जो फिनाइल एलेनाइन है उसका एक्यूमुलेशन होता रहेगा, ठीक है। फिनाइल एलेनाइन का क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेशन होता रहेगा। तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। वो एक्सप्रेशन क्या होंगे आपके, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि ब्रेन पे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। तो यहाँ पर आपका जो फिनाइल एलेनाइन है, फिनाइल एलेनाइन है, ये फिनाइल एलेनाइन जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू यूरिन। यूरिन के साथ ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्योंकि किडनी जो है इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स या फिनोटिपिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इस कंडीशन में। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली फिनाइल एलेनाइन
जो फिनाइल एलेनाइन है वो क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, गेट एक्यूमुलेटेड एंड फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर उसको फिनाइल कीटोन्यूरिया का डिसऑर्डर होगा तो, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल इतना याद रखना है कि एक एंजाइम था फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, उस एंजाइम में क्या आ गया, उस एंजाइम की प्रोडक्शन की जो जीन होती है उस जीन में म्यूटेशन आ गई, अगर उस जीन में म्यूटेशन आ गई है तो एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल कंडीशन क्या थी, फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होता था लीवर के अंदर, अब ये फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है तो ये एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ अदर सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलेंगे, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन, पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। और इस मैकेनिज्म को हम क्या बोल देते थे, प्लियोट्रॉपी, आपने पढ़ा प्लियोट्रॉपी, जब एक सिंगल जीन जो है वो कंट्रोल करती है मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मोर देन वन करेक्टर को कंट्रोल करेगी, उसको आप क्या कह रहे हो, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट आता है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, यानी कि ये भी आपके किसको, ऑटोसोम्स को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑटोसोम्स को अफेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो ये ऑटोसोम्स को अफेक्ट करेगा तो ये क्या कर रहा है, इसमें भी म्यूटेशन आएगी जीन में, जनरली जीन का क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है, ठीक है, जीन का क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास दो चेन है, दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है, ऐसा ही दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो चेन है उनमें रिडक्शन आने लगेगी, ठीक है, इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ synthesis of one of the globin chain, one of the globin chain of hemoglobin, हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन है उसमें क्या आ जाएगा, आपका रेट ऑफ सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, रिडक्शन आने लगेगा, ठीक है। अगर अल्फा चेन में चेंज आएगा तो उसको आप क्या बोल दोगे, अल्फा थैलेसीमिया, इसको आप क्या बोल दोगे, अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन में अफेक्ट आएगा तो उसको क्या बोल दोगे, बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया कब होगा, जब अल्फा चेन अफेक्ट हो रही है, अल्फा चेन में जीन्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, HbA1 एंड HbA2, HbA2, ये क्लोजली लिंक्ड जीन्स होती हैं आपकी, ये क्या है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स होती हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे ये दो जीन्स प्रेजेंट होती है, HbA1 एंड HbA2। ये जो जीन्स है इनमें क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा या फिर इनका क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो अल्फा चेन है ग्लोबुलिन का, उसका रेट ऑफ सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, दिस विल कॉज अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है, ये आपका क्या कॉज कर देगा, अल्फा थैलेसीमिया कॉज कर देगा। बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या है आपकी, ऑब्वियसली बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है वो अफेक्ट होगी, बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो क्या होगी आपकी, अफेक्ट होगी। इसके पास भी एक जीन होती है दैट इज HBB, कौन सी जीन है, HBB, देखो यहां से नाम से याद हो रहा है, अल्फा में A है तो ये अल्फा में A चेन है तो A याद रख लेना, HbA1 HbA2 जीन होगी, बीटा में
आपका बी है तो ये क्या है आपका HBB जीन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो HBB जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे अब ये जो जीन है इसमें क्या आएगा, म्यूटेशन या डिलीशन, म्यूटेशन या डिलीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या कॉज हो जाता है, बीटा थैलेसीमिया कॉज हो जाता है। तो बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपका थैलेसीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। ये जो है आपका म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से कॉज होता है, किसी भी एक चेन में म्यूटेशन या डिलीशन हो जाएगी। हीमोग्लोबिन के पास आपकी दो चेन्स होती है, दो अल्फा दो बीटा, ठीक है, टोटल 4 होगी, दो अल्फा दो बीटा। इनमें से किसी एक जो चेन है उसमें क्या आने लगेगा, रिडक्शन, जीन में उनकी म्यूटेशन आएगा, म्यूटेशन आएगा तो इनकी चेन का रिडक्शन होगा, सिंथेसिस का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दो पार्ट्स में करेक्टराइज्ड है, अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अगर अल्फा चेन पे अफेक्ट हो रहा है, बीटा थैलेसीमिया अगर बीटा चेन पे अफेक्ट हो रहा है। अल्फा चेन अफेक्ट हो रही है तो HbA1 HbA2 इन जीन में क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट है, और इन जीन में क्या होगा, म्यूटेशन या डिलीशन होगा। HbB वाले में क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, इनकी जीन में म्यूटेशन या डिलीशन। देन हमारे पास नेक्स्ट लास्ट डिसऑर्डर बचता है, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की अगर मैं बात करूं तो कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका, कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि अब जो जीन अफेक्ट हो रही होगी, अब जो क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पे डिसऑर्डर होगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है, मेल के पास एक्स और वाई होता है, तो इसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दैट मीन्स मोर मेल विल सफर, मोर मेल विल सफर एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स है तो ये क्या हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, ये क्या हो सकती है, इस डिसीज की कैरियर भी हो सकती है। इस केस में होगा क्या, आपके ग्रीन और रेड कोन्स जो होंगे, रेड कोन्स जो होंगे ये वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली, जिसकी वजह से डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, रेड एंड ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से हम क्या कह देते हैं कि किसी भी पर्सन को क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस की जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रेड और ग्रीन कोन जो है आई में उनका क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे रेड और ग्रीन कलर में, हेंस दिस डिसीज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस। अब एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि आपके 8% मेल अफेक्ट होते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस से, एंड 0.4% फीमेल्स जो है आपकी अफेक्ट होती है कलर ब्लाइंडनेस से। रीजन आप लोगों को पता है कि 8 क्यों है और 0.4 क्यों है, क्योंकि मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा कलर ब्लाइंडनेस, और ये सारे हमारे क्या थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।